Okay, students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic जो हमने कल पढ़ा था, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो you can ask. पूछ सकते हैं आप. No, ma'am, it Ma'am. is clear. ओके, तो हम आज शुरू करते हैं. कल हमने पढ़ा था गोपुराम्स और मंडप्स के बारे में, किस तरीके से ये चीज़ें बनाई गई हैं और किस तरीके से ये इनको डेकोरेट करते थे और किस तरह की कार्विंग्स होती थी, और यहाँ पर जो इनके रथ बना हुआ है उस पर भी किस तरह की चीज़ें, कितनी डिटेलिंग की गई है. और झूला झूलने की जो जगह होती थी उस जगह को भी इन्होंने पिलर्स से बनाया हुआ है, और उस पिलर्स पर भी इन्होंने कितनी कार्विंग की गई है. और इनके जो मंदिर होते थे वो भी पिलर्स पे ही खड़े होते थे, और उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी हुई है. एक प्रॉपर कोई ऐसी जगह नहीं बची होगी खाली जहाँ पर इन्होंने कुछ कलाकारी नहीं करी है. डिफरेंट स्ट्रक्चर रहा है इन चीज़ों का. और इस चीज़ को पहले तो सिर्फ राजा लोग बनवाया करते थे, बाद में जो है नायकास जो थे इनके, उन लोगों ने भी कई सारे मंदिर बनवाए हैं, गोपुराम्स बनवाए हैं. और ये जो इनका ट्रेडिशन था, पहले तो सिर्फ फोर्टिफिकेशन का था ये कि फोर्टिफाई करते थे अपने एरियाज़ को, उसके साथ साथ उन्होंने ये बिल्डिंग, टेम्पल बिल्डिंग का ट्रेडिशन जो है उसको भी इन्होंने कंटिन्यू किया. और माना जाता है कि कई सारे अच्छे गोपुराम्स जो हैं वो लोकल नायकास के द्वारा ही बनाए हुए थे. Just as the Naikas continued with and elaborated on traditions of fortification, so they did with the tradition of temple building. Naikas जैसे कंटिन्यू कर रहे थे फोर्टिफिकेशन के ट्रेडिशन को, उसी तरीके से उन्होंने टेम्पल बिल्डिंग के ट्रेडिशन को भी आगे जारी रखा. In fact, some of the most spectacular gopurams were also built by the local Naikas. और माना जाता है कि कई अच्छे गोपुराम्स जो हैं वो नायका, लोकल नायकास के द्वारा ही बनाए हुए हैं. अब ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोपुराम बिल्ड बाय द नायकास ऑफ मदुराई. मदुराई के अंदर जो ये गोपुराम बना हुआ है ये नायकास के द्वारा ही बनाया हुआ है. इसका भी स्ट्रक्चर काफ़ी डिसेंट है और ये अभी भी एग्जिस्ट करता है. अब है प्लॉटिंग पैलेसेस एंड टेम्पल्स एंड बाजार्स. अब क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो हमारे मैकेंजी थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन कई सारी इकट्ठी करी थी कि कौन सी जगह पे क्या है, कहाँ पे इन्होंने सर्वे किए हैं अलग अलग, कहाँ पर पैलेसेस थे, कहाँ पे टेम्पल्स थे, कहाँ पे बाज़ार्स थे. अब ये सारी चीज़ें ये कैसे इकट्ठी कर रहे थे, जो इंस्क्रिप्शंस उनको मिले थे या जो ट्रैवलर्स वहाँ पर आए थे उनसे छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसको जोड़ रहे थे. ठीक है, ये सब हो रहा था 20th सेंचुरी के अंदर. ठीक है, और ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट थी, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है इंडिया का, उसके अंदर कर्नाटका डिपार्टमेंट जो रहा है, वहाँ का जो डिपार्टमेंट रहा आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स का, वो सब इस चीज़ को सहेज के रखे हुए हैं. ठीक है, 1976 के अंदर हम्पी जो है उसको ढूंढा गया था. ठीक है, उसको एक नेशनल इम्पोर्टेंस की तरह देखा गया था. और अर्ली 1980s के अंदर एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन होना था, जो बची हुई चीज़ें हैं विजयनगरा की, ठीक है, विजयनगरा की डिटेल जो भी इनको मिली है उस सर्वे से जो मैकेंजी ने किया था. वेट अ मिनट, जो मैकेंजी ने सर्वे किया था उसको देखते हुए इन्होंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करने का सोचा था कि अब जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसको इकट्ठा करेंगे हम. और करीब इनको 20 साल लगे, और कई डजन स्कॉलर्स जो पूरी दुनिया भर के थे उन्होंने इकट्ठा करी जो भी उनके पास में इंफॉर्मेशन थी इस चीज़ के बारे में. यहाँ पे बेसिकली हम ये जान रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन थी किस तरीके का विजयनगरा का, उन्होंने एक एक प्रॉपर वो चीज़ निकाली है कि कहाँ से ये
विजयनगरा की चीज़ें निकल के आई हैं, क्या इनके प्लान्स रहे हैं, क्या फोटोग्राफ्स रहे हैं, सारी चीज़ों को स्टडी करके आपके सामने एक प्रॉपर टॉपिक रखा गया है। ठीक है, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। We have been examining a wealth of information on Vijayanagara, photographs, plans, elevations of structure and sculpture. How was all of this produced? अब हम पढ़ रहे हैं ये जो हमारे पास में भंडार है इन्फॉर्मेशन का विजयनगरा के बारे में, वो भले ही फोटोग्राफ्स हो, प्लान्स हो, एलिवेशंस हो स्ट्रक्चर्स के या स्कल्पचर की चीज़ें हो, ये इन सबको हम पढ़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे प्रोड्यूस हुई? After the initial surveys by Mackenzie, information was pieced together from travelers, accounts and inscriptions. जो शुरुआती सर्वे हुए थे मैकेंजी के बाद, मैकेंजी ने जो शुरुआती सर्वे करे थे उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन को जो सारे जो टुकड़े थे उनको जोड़ा गया। भले वो ट्रैवलर से जो यहाँ पे ट्रैवल करके गए हो उन्होंने कुछ लिखा हो इसके बारे में, वो हो, इंस्क्रिप्शंस हो, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा किया गया। Through the 20th century, the site was preserved by the Archaeological Survey of India and the Karnataka Department of Archaeology and Museums. 20th century के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है इंडिया का उसने और कर्नाटक डिपार्टमेंट जो आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स का सबको सहेज के रखा हुआ है, प्रिजर्व करा हुआ है। In 1976, Hampi was recognized as a site of national importance. 1976 के दौरान हम्पी जो है पहचाना गया एज अ नेशनल इम्पोर्टेंस, एक ऐसी साइट जो नेशनल इम्पोर्टेंस की कैटेगरी में आती है, यानी पूरे नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, then in the early 1980s an important project was launched to document the material remains at Vijayanagara in detail through extensive and intensive surveys using a variety of recording techniques. अब क्या हुआ था, ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ये लाइन जो बोली गई है कि 20th सेंचुरी के अंदर इसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिल गई और इसको कर्नाटक डिपार्टमेंट ने और आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे इंडिया को उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। ठीक है, ये 20th सेंचुरी की बात है और 1976 के अंदर इसको नेशनल इम्पोर्टेंस मिली और यहाँ पर ये 20th सेंचुरी ने क्या 20th सेंचुरी में इसकी जो भी अभी तक की स्टडी हो रखी थी उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था। फिर 1980s पे आ गए, 76 से 80s पे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए। ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे सर्वेस कराए गए, बहुत डीप सर्वेस कराए गए और उन्होंने रिकॉर्ड की इसकी सारी टेक्निक्स को। ठीक है, जो भी बचा कुचा सामान था, जितने भी मटेरियल्स बचे हुए थे, डॉक्यूमेंट जो उस समय लॉन्च किए गए थे या उनके पास में थे, उन सबको इकट्ठा करा। ओवर नियरली 20 ईयर्स और 20 साल तक, लगभग 20 साल तक जो है कई डजन स्कॉलर्स हुए हैं जो दुनिया भर से जो लोग यहाँ पर आए या उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा अपने ही उसमें, उन सारी जगहों पर ये लोग इकट्ठे होकर के इन्होंने सारी चीज़ों को जोड़ा, यानी कंपाइल किया, सबको इकट्ठा किया और इन्फॉर्मेशन सहेज के रखी। ठीक है, और ये काम कब तक चला है, लगभग 20 साल तक चला है। ये 20th सेंचुरी है और ये 20 साल है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान रखना है कि 20 साल लगे हैं इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में। इस पैराग्राफ के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No, ma'am. No problem. ओके, No, ma'am. No problem. यहाँ पे बस सिंपली बताया जा रहा है कि कितने समय लगा है सर्वेस को इकट्ठा करने में। ठीक है, और उनकी इंफॉर्मेशन को। अब आगे जो है इन्होंने क्या किया, पहला स्टेप इन्होंने लिया था कि पूरी एरिया को इन्होंने 25 स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब इतना बड़ी जगह थी, इसको इन्होंने स्टडी करना था। अब आपको एक कमरा दे दें और बोलें कि आपको इसका सर्वे करना है तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपको एक टाउन दे दें, बोले कि आपको इसका सर्वे करना है तो आपको उसका कुछ स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। तो इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि इन्होंने पहले करी मैपिंग करी, उसके अंदर इन्होंने डिटेल में मैपिंग करी। कैसे, इन्होंने 25 स्क्वायर के अंदर उसको डिवाइड कर दिया और हर एक स्क्वायर को इन्होंने एक अल्फाबेट का साइन दिया।
ठीक है, 26 अपने होते हैं लेटर्स, उसमें एक जो है यानी कि आई जो है वो मिसिंग था, बाकी ये ए बी सी डी करके सारे जो है डिवाइडेड थे। अब इन्होंने क्या करा, इन हर एक इस एरिया को भी छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया गया था, छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिससे और अच्छे से समझ सकें। क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल मैप की तरह आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से एक एरिया है। अब इसको भी आगे जूम आउट करेंगे तो इसके अंदर और छोटी छोटी चीज़ें होंगी, तो इसी तरह की चीज़ इन्होंने करी थी। आप देखेंगे कि ये सब काम जो हो रखा है यहाँ पर, जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक प्रॉपर एरिया कर रखा है। जैसे यहाँ पर आप मान के चलें ये है एन, ठीक है। अब एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर को उन्होंने और एलेबोरेट करके बताया, तो एन ए एन बी एन सी इस तरीके से और ज़्यादा डीप वो कर रखा है इसका डिविजन छोटे छोटे स्क्वायर्स के अंदर। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि तो पहली बात ये बहुत ही पेनफुल काम था, मतलब पेन स्टेकिंग यानी कि बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देने वाला काम था, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे, इसीलिए इसको 20 साल लगे हैं करने में। उसके बाद में यहाँ से कई जो अलग हज़ारों स्ट्रक्चर्स निकले हैं, यानी कि छोटे छोटे श्राइन्स निकले हैं या टेम्पल्स निकले हैं या रोड्स पास बाजार इन्होंने पता करे हैं, उसके नमूने देखे हैं, उसके निशान मिले हैं, उन सब चीज़ों को इन्होंने अपने चीज़ों के अपनी डिटेल में क्या करा, इंक्लूड करा। बाद में उन्होंने ये भी देखा, कुछ इनको पिलर बेसिस मिले हैं, प्लेटफॉर्म्स मिले हैं, कुछ इनको हिस्से मिले हैं मार्केट्स के। तो ये सारी चीज़ें, अब ये देखिए यहाँ पे तो हमारा पहले मैप था डिवाइडेड, यहाँ पे बेसिकली इस कैटेगरी में आपको दिख रहा है ये एन, और इसके बाद में ये एन का भी बड़ा एरिया बता दिया, एन को भी छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइडेड है, एन ए एन बी करके इस तरीके से डिवाइडेड है ये भी। और उसके बाद में ये एक प्रॉपर छोटा सा स्क्वायर जो है उसको भी इन्होंने और इलेबोरेट करके बनाया है और बड़ा किया है, क्योंकि जगह आसान नहीं होता ना एक्सप्लेन करना इतने छोटी से उसको। अब इन्होंने और बड़ा करके बनाया है, एन एम, एक स्क्वायर उठा लिया एन के अंदर ही एन एम, और उसको खोल करके और जूम आउट किया तो उसके अंदर और चीज़ें इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं। फिर उसके अंदर से एक चीज आपके सामने ये दे रखी, एक स्ट्रक्चर आपको समझा रखा है। तो इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को, इस तरीके से पढ़ाई होती है जब सर्वे होता है या स्टडी होती है या इन्फॉर्मेशन, और फिर वो आपके सामने रखी जाती है जब उसकी डीप स्टडी की जाती है कि किस तरीके से यहाँ पे कुछ हुआ करता था। क्योंकि क्या होता था समय के हिसाब से, और ये तो वैसे भी डिजर्टेड हो गया था ये एरिया, ये सिटी तो थी वैसे ही बंजर हो रखी थी। तो क्या धीरे धीरे इन सारी चीज़ों की जब स्टडी की जाती है, बहुत टाइम लगता है स्ट्रक्चर्स को पढ़ने में, समझने में, और फिर एक अंदाज़ा सही लगना चाहिए आपका। क्योंकि बचा तो बहुत कम चीज़ें होती हैं, बचती तो बहुत कम चीज़ें हैं, कुछ बिल्डिंग सर्वाइव कर पाती हैं, कुछ बिल्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो ये उसकी चीज़ रहती है, किस तरीके से ये पढ़ते हैं, किस तरीके से आपके सामने एक प्रॉपर टॉपिक जो बनाया जाता है वो इतनी पढ़ाई और इतने सालों की मेहनत के बाद में आपके सामने रखा जाता है। ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। Let us look at just one part of this enormous exercise. अब ध्यान देंगे एक इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज है मैपिंग, उसको ध्यान से देखेंगे, इन मोर डिटेल में देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप was to divide the entire area into a set of 25 squares, each designated by a letter of the alphabet. अब पहला स्टेप जो था वो पूरे एरिया को डिवाइड करने का था, 25 स्क्वायर्स में उसको डिवाइड किया गया था, अल्फ़ाबेट का एक लेटर दिया गया था हर एक स्क्वायर को। Then each of the small squares was subdivided into a set of even smaller squares. अब हर एक जो ये छोटा स्क्वायर है उसको और छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है। But this was not all. यही नहीं खत्म होता है। Each of these smaller squares was further subdivided into yet smaller units. अब ये हर एक छोटा स्क्वायर जो है उसको और छोटे छोटे स्मॉलर स्क्वायर्स में भी डिवाइड किया गया है। As you can see, these detailed surveys have been extremely painstaking and have recovered and documented traces of thousands of structures, from tiny shrines and residences to elaborate temples. They have also led to the recovery of traces of roads, paths, bazaars, etc.
अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिटेल सर्वे जो है इसकी कितनी ज़्यादा मेहनत का काम रहा है, इसमें किस तरीके से इन्होंने रिकवर करे हैं डॉक्यूमेंट और किस तरीके से इनको जो निशान मिले हैं चीज़ों के जो पहले स्ट्रक्चर्स हुए जैसे छोटे श्राइन्स हो या किसी के रहने का जगह हो या टेम्पल्स हो, किस तरीके से इतने छोटे छोटे कई हज़ार स्ट्रक्चर्स को उन्होंने डीप स्टडी करी है। इससे क्या हुआ है, इनको और भी चीज़ें मिली हैं जैसे ट्रेसेस मिले हैं, निशान मिले हैं रास्तों के, पाथ्स के या बाजार्स के एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को भी इन्होंने स्टडी करी है इसके अंदर। The latter have बीन located through finds of pillars, bases and platforms, all that remain of thriving markets. और बाद में इनको किस चीज़ के निशान मिले हैं? पिलर्स के बेसिस, यानी यहाँ पे पिलर्स खड़े करे जाते हैं, खंबे बनाए जाते हैं, उसका जो बेस होता है उसके निशान मिले हैं, प्लेटफॉर्म्स के निशान मिले हैं, ठीक है। ये और जो मार्केट के अंदर चीज़ें हुई थी, जब बची कुची चीज़ें थी मार्केट के अंदर, वो भी मिली हैं जो मार्केट लगाए जाते थे। अब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपको याद रहनी चाहिए। जॉन एम फ्रिड्स, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागाराजा राव, इन्होंने कई सालों तक काम किया है और इन्होंने इस साइट पे कई सालों तक काम किया और इन्होंने लिखा है कि जो ये पढ़ाई है मॉन्यूमेंट्स की विजयनगरा की, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरे एक सीरीज़ जो है वो इमेजिन कर सकते हैं जिसमें लकड़ी के एलिमेंट्स जो है वो गायब हो चुके हैं। ब्रैकेट्स, बीम, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग ईव्स, टार्स जो डेकोरेटेड थे प्लास्टर और पेंटेड से, ये सारी चीज़ें जो है हम इमेजिन कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, वैनिश्ड हैं, ठीक है, लकड़ी की। ऑल दो वुडन स्ट्रक्चर्स जो है वो गायब हो गए थे, लकड़ी के तो आपको पता ही है लकड़ी की उम्र ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है, जल्दी ही बर्बाद हो जाती है लकड़ी की चीज़ें, या तो या तो दीमक लग जाती है या फिर जो है पानी और उसमें पड़ करके वो ख़राब हो जाती है, या लोहे की और स्टोन की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलती हैं बजाय लकड़ी के। अब यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई चीज़ें जो थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन स्टोन स्ट्रक्चर्स जो थे वो भी सर्वाइव कर रहे थे। डिस्क्रिप्शंस जो भी ट्रैवलर्स ने दिया है उससे हम अपने दिमाग के अंदर एक वाइब्रेंट पिक्चर जो है, एक उस समय में जो वाइब्रेंट लाइफ रही है लोगों की, वो हम पढ़ करके इमेजिन कर सकते हैं। अब हम इसको भी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। It is worth remembering something that John M. Fritz, George Michel, and M.S. Nagaraja Rao, who worked for years at the site, wrote, "In our study of these monuments of Vijayanagara, we have to imagine a whole series of vanished wooden elements." अब क्या है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जॉन एम फ्रिड्स, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराजा राव, इन्होंने कहा है कि हमने इतने सालों यहाँ पे काम किया है और ये जो हमारी स्टडी रही है मॉन्यूमेंट्स की विजयनगरा की, उससे हमें इमेजिन करनी है पूरी एक सीरीज़ जो गायब हो चुकी चीज़ें हैं उनकी, हमें सब इमेजिन करना है जो लकड़ी से बनी हुई थी, कॉलम्स, ब्रैकेट्स, बीम, सीलिंग्स, ओवरहैंगिंग ईव्स, टार्स, जिनको डेकोरेट किया जाता था प्लास्टर से या पेंट से या बाई चांस जो बहुत ब्राइट चीज़ें थी उनसे, इन सबको हमको इमेजिन करना पड़ा है, ठीक है। Although wooden structures are lost and only stone structures survive, the description left by the travelers allow us to reconstruct some aspects of the vibrant life of the times. भले ही wooden structure जो हैं वो खो चुके थे, लेकिन जो स्टोन स्ट्रक्चर्स थे जिन्होंने सरवाइव किया है, जिनको हमने पढ़ा है और जो डिस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं ट्रैवलर्स के द्वारा जिन्होंने यहाँ पर ट्रैवल किया और इसके बारे में लिखा है, उससे हम अपने दिमाग के अंदर एक वापस से सोच रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उस ज़माने में क्या ज़िंदगी रहा करती होगी उन लोगों की। इन पैराग्राफ्स के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर। बाकी बच्चे बताएंगे। यस मैम, क्लियर। समझ में आ गया। पहले इन्होंने एक बड़ा उसमें डिवाइड किया स्क्वायर्स में, फिर उसको थोड़े और छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया, फिर एक स्क्वायर को ही इन्होंने स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया है। इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई करी है, कई इनको साल लगे हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं उठते हैं
और जिनके जवाब जो हैं अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। बिल्डिंग्स जो सरवाइव कर चुकी थी, ठीक है, जो स्पेस इनके बीच में दी गई थी, किस तरीके से ऑर्गेनाइज की गई थी, कैसे उन बिल्डिंग्स को बनाया गया था, क्या मटेरियल्स और टेक्निक्स यूज़ की गई थी, कैसे डिफेंस रिक्वायरमेंट्स और मिलिट्री की प्रिपेयर्डनेस की गई थी इतनी बड़ी सिटी को बनाने में, कैसे फोर्टिफिकेशन किया गया था, किस तरीके की बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग्स हैं हमें बताती हैं किस तरह के आइडियाज़ और कल्चरल इनके चीज़ें रही हैं जिनको कंपेयर किया जाता है इनकी बिल्डिंग्स या दूसरी जगहों से। कैसे ये एक आइडिया आपको बताते हैं उस समय के जो बिल्डर्स और पैटर्न्स रहे हैं, किस तरह का उन्होंने प्रोजेक्ट को चालू किया था, ठीक है, और किस तरह के सिंबल्स जो हैं एक प्रॉपर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से देखे जाते हैं जोड़ करके, ठीक है। और हम समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करना, सारे रिसोर्सेज, भले ही वो लिटरेचर, स्क्रिप्शंस और पॉपुलर ट्रेडिशंस जो उनको कैसे जोड़ा जाता है। अब बेसिकली इस ये जो काम होता है आर्कियोलॉजिस्ट का, उसके अंदर वो क्या करते हैं, डीप स्टडी करते हैं चीज़ों की, कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, बिल्डिंग किस तरीके की बनाई गई है, बिल्डिंग को बनाने के लिए उनकी क्या सोच रही होगी, किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया, ये कल्चर कहाँ से लिया है। आर्कियोलॉजिकल जो सेक्टर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये भी देखते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, कहाँ से इन्होंने लिया गया है, और किस तरह के पत्थर इन्होंने यूज़ करे हैं, किस तरह की इन्होंने कलाकारी करी है, कार्विंग्स करी है, इंस्क्रिप्शंस क्या बता रहे हैं, और कोई ट्रैवलर के द्वारा कोई चीज़, डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हों, वो सारी चीज़ें जो हैं जवाब निकल के आते हैं इसके अंदर। और वहाँ पे ऑर्डिनरी मैन, विमेन और चिल्ड्रन की लाइफ क्या रही थी वो बताना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी लाइफ को लेकर के ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है। राजा की लाइफ के लेकर के मिल जाएंगी, क्योंकि वो ही बनवाते थे, शहर बनवाते थे या टाउन जो भी था उसको वो करवाते थे इम्प्रूव, उनका तो आप देख सकते हैं, लेकिन आम जनता जो रही है उसकी ज़िंदगी कैसी रही है वो थोड़ा बता पाना मुश्किल होता है। इस तरह के सवाल जो हैं वो इस अभी भी सर्च में है। चीज़ें क्या होता है जब बर्बाद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, तो उनके बारे में एग्जैक्ट चीज़ निकाल के लाना थोड़ा मुश्किल होता है। समय के साथ साथ लोग बाग स्टडी करते रहते हैं, और जैसे आप लोगों के पास में भी हिस्ट्री, आप आगे जा कर के आप इसके अंदर पढ़ाई करें, आगे जा कर के ग्रेजुएशन करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी डीप स्टडी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी प्रिसाइज काम करते हैं वो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास में समय कम बचा है, तो हम ये वाला टॉपिक जो है कल कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ में आपके टेक अवे पॉइंट्स जो है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी हम कर लेंगे अपलोड। अभी तक आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आई है तो कल की क्लास में आप वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर Yes, टुडे। ma'am. हैव अ नाइस डे अहेड स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.